रहे हैं। आज ऐसा ही एक प्रश्न जो है उसकी बात करेंगे, पुनरुत्था का। हम कहते हैं कि विद्यापीठ शासन मान्यता से नहीं परंतु समाज मान्यता और विद्वान मान्यता से चलेगा। ये एक व्यापक भारतीय समाज व्यवस्था है, उसका ही एक अंग है। भारत में समाज व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सारे क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्र जो हैं वे स्वायत्त ही होने चाहिए और होते आए हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम नए से ये सिद्धांत कह रहे हैं। भारत का समाज ऐसे ही चलता आया है। आज शासन सर्वाधिकारी ऐसा हो गया है, परंतु भारतीय व्यवस्था में राज्य तंत्र अथवा शासन तंत्र भी समाज तंत्र का एक अंग रहा है। समाज तंत्र शासन तंत्र का अंग नहीं रहा, सर्वोपरि है। जिस आप अपना प्रकार स्थ वीडियो व्यवस्था होती है आप वो अपना वीडियो समाज व्यवस्था है, वो समाज व्यवस्था। ताई आप अपना वीडियो ऑन करूं? ऑफ करके बात करिए, आपकी आवाज कट कट के आ रही है बीच बीच में। हाँ, ठीक है। हाँ, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था का एक अंग है, तो वह भी स्वायत्त ही होनी चाहिए। जिस प्रकार से कुटुंब व्यवस्था समाज व्यवस्था का एक अंग है, तो वह भी स्वायत्त ही होनी चाहिए। उसी प्रकार से राज्य व्यवस्था ये समाज व्यवस्था का एक अंग है। इसलिए अगर ये व्यवस्था पुनः आनी है तो अर्थव्यवस्था को भी शासन व्यवस्था से मुक्त करना होगा और शिक्षा व्यवस्था को भी शासन व्यवस्था से मुक्त ही करना होगा, क्योंकि संपूर्ण समाज व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था जो है वो धर्म की प्रतिनिधि होने के कारण से वही सर्वोपरि होती है और उसको अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था माने कुटुंब व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं का मार्गदर्शन करने का अधिकार कहो तो अधिकार और दायित्व कहो तो दायित्व ऐसा प्राप्त होता है। अब ये व्यवस्था आज तो कहीं रही नहीं और शासन व्यवस्था सर्वोपरि हो गई। ये ब्रिटिशों की देन है ऐसा हम कह सकते हैं, परंतु हमारे पास उस व्यवस्था से मुक्त होने का कुछ उपाय भी होना चाहिए। हम ब्रिटिशों ने राज्य व्यवस्था को सर्वाधिकारी बना दिया और शिक्षा व्यवस्था को एक अंग के रूप में, एक साधन के रूप में प्रयोग किया। अर्थव्यवस्था को भी एक साधन के रूप में उपयोग किया। अर्थात वो भी हमको थोड़ा समझना चाहिए कि राज्य व्यवस्था भी उनके लिए तो अर्थव्यवस्था का ही एक अंग थी, क्योंकि अर्थ चाहिए। इसलिए अगर राज्य भी अपने हाथ में है तो अधिकार अपने हाथ में रहेगा। ऐसा सब कुछ चालू है ऐसी राज्य अपने हाथ में होगा तो कानून भी हाथ में होगा, न्यायालय हाथ में होगा, सैन्य हाथ में होगा, तो फिर अर्थव्यवस्था को अपने अधीन रखकर उससे उसका पूरा पूरा लूट के रूप में उपयोग करना उनके लिए संभव होगा। ऐसे ऐसी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की, तो हम तो पहले इस व्यवस्था के माया जाल को समझने में ही अक्षम रहे और वे जो 200-250 वर्ष रहे उसके दौरान शिक्षा के माध्यम से उन्होंने सारे सिद्धांत ही बदल दिए, जीवन दृष्टि भी बदल दी
और सिद्धांत, जो व्यवस्था के सिद्धांत होते हैं, मूल सूत्र होते हैं, वे ही सारे बदल दिए और नए सूत्र जो उनको अभिप्रेत थे वे पढ़ाए जाने लगे। अब ये इतने कुशलता पूर्वक पढ़ाए जाने लगे कि हमें ये मूल जीवन दृष्टि बदल रही है, इसका भी पता नहीं चला। और साथ में कैसे कैसे शब्द जुड़ गए, आधुनिकता, वैश्विकता, कानून का राज्य, ऐसे शब्द उसके साथ जुड़ गए। तो फिर 1947 में हुआ क्या, हम स्वाधीन हुए तो राज्य ही, केवल राज्य व्यवस्था ही भारतीयों की हुई। अब राज्य व्यवस्था के अधीन जितनी व्यवस्थाएं थी उतनी तो सारी राज्य के ही अधीन रही। वे राज्य के अधीन नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में ही नहीं आया। शिक्षा भी राज्य व्यवस्था के अधीन नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में ही नहीं आया। कुटुंब व्यवस्था जिस जाति, वर्ण आदि, व्यवसाय आदि के साथ जुड़ी हुई है, और जाति और वर्ण व्यवस्था और कुटुंब व्यवस्था वो सब एक साथ रहती है और वो स्वायत्त होती है, ये भी ध्यान में नहीं आया। क्योंकि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था तो छिन्न भिन्न भी हो गई और विभाजित होकर कुछ अंश उसका रहा, कुछ अंश नहीं रहा। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था अपने आप में हेय मानी जाने लगी। कुटुंब भी कानून के अधीन हो गया। तो कुछ मात्रा में जो भारतीय स्वायत्तता रही वो क्या है, तो मानसिक रूप से अभी हम कुटुंब को मानते हैं, परंतु कानूनी दृष्टि से कुटुंब राज्य व्यवस्था के ही अधीन है। अब आज बोला तो जाता है परंतु उसके ऊपर कुछ किया नहीं जाता है। ऐसा है कि इंटरनेट की इस दुनिया में हमारी प्राइवेसी तो बिल्कुल ही नहीं रही। एक तरफ प्राइवेसी ये कानूनी अधिकार है, परंतु दूसरी तरफ इंटरनेट किसी को भी कुछ भी उसकी बोल व्यवहार, बातचीत, उसकी योजनाएं, उसकी अपने स्वयं के विषय में जानकारी, कुटुंब की जानकारी, एक दूसरे के साथ होने वाली बातचीत, ये कुछ भी प्राइवेट तो नहीं रहा। तो एकदम हम जैसे खुले में आ गए हैं। ऐसी सारी जगत की व्यवस्थाएं और विशेष रूप से भारत की व्यवस्थाएं अभी छिन्न भिन्न अवस्था में हैं और एक दूसरे के साथ जो मेल होना चाहिए, जिस प्रकार का मेल भारत में होता था वैसा मेल आज है ही नहीं। इसलिए हमको समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। समझ में ही पहले तो नहीं आता तो कृति की तो बात ही नहीं है। ऐसा एक अगर हम राज्य व्यवस्था देखें, अर्थव्यवस्था के बारे में हम बहुत बोलते हैं, शिक्षा के बारे में तो हम शुरू से फ्रॉम डे वन बोलते ही हैं, राज्य व्यवस्था के बारे में भी एक बार हमने कुछ थोड़ा सा उल्लेख किया था। परंतु इस प्रकार की राज्य व्यवस्था, और वह भी अभी अधिकृत रूप से तो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स ही कहा गया है, राज्यों का यूनियन है। राज्यों का अगर हमारी भाषा में कहे तो संगठन है, लेकिन ये संगठन नहीं है, ये यूनियन ही है। और कानून की भाषा में ये यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। जिस प्रकार से अमेरिका यूनियन ऑफ स्टेट्स है, रशिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स था, ऐसे ही भारत को भी क्या संज्ञा दी गई है, क्या उसको पदवी दी गई है, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारा संविधान भी मॉडल तो उसका यूरोप और अमेरिका की राज्य व्यवस्था ही रहा है। ऐसे संविधान में आज तो संविधान ही हमारे सबके लिए बाध्य है। माने संविधान ही हमारा जैसे कानून है, माने मैनुअल है, जिसको हम स्मृति कहते थे पहले, वही आज हमारा संविधान है। उस संविधान पर ब्रिटिश प्रभाव तो स्पष्ट दिखाई देता है। राज्य चलाने के, शासन चलाने के जो कानून है
वे भी तो ब्रिटिश ही हैं और मानसिकता भी ब्रिटिश है। अब हमारी राज्य व्यवस्था तो अलग थी। हम भारत में लोकतंत्र नहीं था ऐसा तो नहीं है, उसका स्वरूप आज का लोकतंत्र है ऐसा नहीं था। भारत के लोकतंत्र की अगर हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा कुछ अलग से विषय लेंगे, परंतु राजा और राजा का शासन और फिर उसका अमात्य मंडल, वो उसका प्रशासनिक विभाग और उसका सैन्य, ये सब मिलकर जो भारत में राज्य व्यवस्था होती थी। और राज्यों के भी विभिन्न प्रकार थे, जैसे हमारे वेदों के मंत्र में आता है साम्राज्य, वैराज्य, महाराज्य, अधिराज्य, ऐसे अनेक प्रकार की राज्य व्यवस्था। फिर तो कुछ समय में गणराज्य भी था। परंतु ये राज्य के जो विभिन्न प्रकार हैं और राजाओं के भी जो विभिन्न प्रकार हैं, वो तो आज हमारे यहाँ माने हमारे सुनाई भी नहीं देते हैं और उस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है। तो हम ब्रिटिशों ने केवल शिक्षा व्यवस्था नहीं बदली है, अर्थव्यवस्था भी बदली है, राज्य व्यवस्था भी बदली है, समाज व्यवस्था भी बदली है, उद्योगों की और उत्पादन की व्यवस्था भी बदली है, वाणिज्य की व्यवस्था भी बदली है। अर्थात अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी बातें आती है वे भी सारी बदली हैं। और ये बदली आंतरिक रूप से बदली, ये तो एक बात है, एक दूसरे के साथ का उनका जो संबंध है, संपूर्ण व्यवस्था में जो प्लेसमेंट है कि अर्थव्यवस्था किसके अधीन रहेगी, राज्य व्यवस्था किसके अधीन रहेगी, ये सारा प्लेसमेंट भी बदल दिया है। ये जाल इतना बड़ा है कि उसको समझने के लिए काफी धैर्य की आवश्यकता रहती है और थोड़ी विशाल बुद्धि की भी आवश्यकता रहती है। अब इसके अंतर्गत हम अभी शुरू किया वो शिक्षा स्वायत्त क्यों नहीं हो सकती। तो कैसे स्वायत्त होगी, कौन उसको स्वायत्त करेगा। अभी स्वायत्तता का सिद्धांत ही नहीं है, तो फिर शिक्षा भी स्वायत्त कैसे होगी। अब इसके दो पहलू है। एक तो है शिक्षा का दायित्व ही सरकार ने ले लिया है, अधिकार तो सरकार का है ही, परंतु पहले दायित्व ही सरकार ने लिया है। ये कहाँ से आया, तो ब्रिटिश इंडिया में माने ईस्ट इंडिया कंपनी में लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ऐसा ब्रिटिश सरकार में विभाग शुरू हुआ। वेद काल से लेकर तब तक भारत में शासन में कोई शिक्षा का विभाग तो था ही नहीं, वो पूर्ण रूप से समाज का ही काम था। अब वो सरकार का हुआ शुरू, तो सरकार में क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा यदि भारत के कुछ लोगों को, सबको नहीं कुछ लोगों को देनी है, तो फिर सरकार को पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज तो इस प्रकार से पैसे की व्यवस्था नहीं करेगा। इसलिए शासन पैसे की व्यवस्था करेगा और नियम सिद्धांत ये हुआ उनका, ब्रिटिशों का सिद्धांत, कि जो पैसा खर्च करता है उसका ही स्वामित्व रहेगा, क्योंकि ये व्यापक रूप में अर्थ केंद्री जीवन व्यवस्था है। इसलिए जिसका पैसा लगता है उसका ही अधिकार होता है, उसका ही स्वामित्व होता है। इसलिए शिक्षा का स्वामित्व भी सरकार का ही आ गया, नियंत्रण भी सरकार के पास गया, दायित्व लिया। शुरू कहाँ से हुआ कि भारत के कुछ लोगों को ब्रिटिश शिक्षा देना है, तो फिर इसका दायित्व किसका है, तो ब्रिटिश सरकार का है। ये बात दायित्व से शुरू हुई। फिर कैसे देंगे, दायित्व यदि हमारा है तो फिर धनराशि की व्यवस्था भी हमको ही करनी पड़ेगी, इसलिए सरकार का पैसा आया और फिर जिसका पैसा है उसका ही अधिकार भी होगा, इसलिए अधिकार भी सरकार का ही आया। इस प्रकार से दायित्व, अर्थव्यवस्था और अधिकार, ये तीनों सरकार के पास चले गए। तो शिक्षा समाज आधारित न होकर सरकार आधारित हो गई।
अब ये होते होते वो बढ़ती गई, तो फिर होते होते ये सबके मन में बैठ गया कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। सरकार ही दायित्व लेती है, सरकार ही योजना भी करती है और सरकार ही चलाती है। तो प्रजा को शिक्षित करने का दायित्व सरकार के पास चला गया। जो धर्म के पास था, जो आचार्यों के पास था, वो सरकार के पास चला गया। और तब से लेकर आज तक आचार्य हैं, शिक्षक हैं, वे तो सारे हायर होने लगे। माने वो उनको वेतन देकर नियुक्त किया जाने लगा, और ये नियुक्ति का अधिकार वो सरकार का रहा, माने प्रशासन का रहा। शासन और प्रशासन का अधिकार आया। तो समाज में सबसे पहले जो आचार्य थे, उनको ये व्यवस्था अच्छी लगने लगी। समाज के ऊपर निर्भर करने के स्थान पर राज्य के ऊपर निर्भर करना अधिक सरल है, अधिक सुरक्षित हैं हम, और अधिक सम्मान भी हमको मिलता है, समाज की ओर से सम्मान मिलता है। क्योंकि शासन, ब्रिटिश शासन और भारतीय प्रजा के बीच में कड़ी बनने का काम इन शिक्षकों का था। इसलिए फिर शिक्षक ही नहीं तो प्रशासन के अन्य अन्य जिम्मेदारियां भी ऐसे ही शिक्षित लोगों को मिलने लगी। तो फिर पहले शिक्षित वर्ग को लगने लगा कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, और धीरे धीरे सरकारी नौकरी ये सुरक्षा का पर्याय बन गई, ये प्रतिष्ठा का पर्याय बन गई। अब ये आचार्यों को ये ध्यान में नहीं रहा कि हम कैसे कैसे अनवस्था के, अव्यवस्था के, अभारतीय व्यवस्था के पुर्जे बन रहे हैं, और उस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के भी साधन बन रहे हैं। ये ध्यान में नहीं आया। सुरक्षा ध्यान में आई, सम्मान ध्यान में आया, प्रतिष्ठा ध्यान में आई। तो फिर ये व्यवस्था एकदम पक्की बन गई। 47 में जब स्वतंत्र हुए तो इसी व्यवस्था को हमने विरासत में भी पाया। ये बात सही है कि स्वतंत्रता के पूर्व ही भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन और प्रयोग हुए, क्योंकि कुछ एक वर्ग को ये ध्यान में था, परंतु वो सरकारी नहीं था, वो समाज का अग्रणी वर्ग भी था। स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने अगुवाई की थी, ऐसे समर्थ लोगों के ये प्रयास थे, परंतु सर्वसामान्य जन समाज में, सर्वसामान्य शिक्षित वर्ग में इससे उल्टा ही विचार पक्का था, इससे उल्टी ही व्यवस्था पक्की थी। और दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन में ही ये सब प्रयोग करने वाले लोगों की शक्ति प्रयुक्त होती थी, इसलिए शिक्षा की ओर ध्यान देने का बहुत समय किसी के पास नहीं था। ऐसे कारणों से 47 के बाद ये सारे जो राष्ट्रीय शिक्षा के प्रयोग हैं, वे धीरे धीरे क्षीण होने लगे। एक तो क्षीण होने लगे, दूसरी तरफ वो शासन के दो बातें हुई। या तो भारत सरकार की शासन व्यवस्था में उनको मान्यता देने का प्रस्ताव हुआ, तो इन लोगों ने मान्य कर लिया, और फिर वो समाज के अधीन न रहकर, शिक्षकों के अधीन न रहकर सरकार के अधीन बन गए। तो राष्ट्रीय शिक्षा के सारे प्रयोगों की बहुत दुर्दशा हो गई, दुर्गति हो गई। और नई सरकार, जो स्वतंत्र भारत की सरकार थी, उन्होंने वैचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिशों का ही विचार आगे बढ़ाया, वही सूत्र आगे बढ़ा जो सिद्धांत दिए थे कि आधुनिक शिक्षा ऐसी ही होती है, आधुनिक व्यवस्था ऐसी ही होती है, विज्ञान का आश्रय हमको लेना चाहिए, वैज्ञानिक प्रगति करनी चाहिए, यंत्र आने चाहिए, यंत्र आधारित उद्योग होने चाहिए, और अर्थव्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए। आदि सारा वैचारिक दृष्टि से भी
ब्रिटिशों के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था स्थापित हुई थी उसको ही आगे बढ़ाया, और वह आगे अभी भी वैसी ही स्थिति है। अभी शिक्षा के गैर सरकारी प्रयोग हो तो रहे हैं, परंतु वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वतंत्र और कानून व्यवस्था के अंतर्गत अधीन ऐसे ऐसी स्थिति में होते हैं। विद्या क्षेत्र और गोतीर्थ विद्यापीठ और ऐसे कुछ गुरुकुल हैं जो इससे अलग स्वायत्तता का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु सर्वसामान्य रूप से पूरे भारत में व्यवस्था तो यही मानस में भी बिठी है कि सरकार का ही दायित्व है, सरकार का ही पैसा है और सरकार का ही अधिकार है, नियंत्रण है। ऐसे ही वो बैठा हुआ है। दूसरा क्या हुआ कि स्वतंत्र भारत में सर्व शिक्षा अभियान, माने सबको शिक्षा चाहिए, केवल कुछ लोगों के लिए शिक्षा नहीं, सबको शिक्षा चाहिए। सबको शिक्षा चाहिए तो ये योजना भी तो सरकार की ही होगी, और स्वाभाविक है कि पैसा भी सरकार का ही होगा, नियंत्रण भी सरकार का ही होगा। तो ब्रिटिशों को जो कुछ लोगों के लिए करना था, वो अब स्वतंत्र भारत की सरकार को पूरे समाज के लिए करना है। ये काम व्यवहार में होने जैसा तो है ही नहीं, नहीं हो सकता। ये अनेक कारणों से नहीं हो सकता, तो भी करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि अब वो सबके गले की हड्डी बन गया है। सबको शिक्षा नहीं देंगे ऐसा कहेंगे तो भी नहीं चलता, सबको शिक्षा देंगे ऐसा कहेंगे तो कानून से भले ही नियंत्रण हो, व्यवहार में कोई नियंत्रण ही नहीं रहता और सब बाजार हो गया। ऐसी दुर्गति हो गई। अब पहले ब्रिटिश सरकार ही नियंत्रक थी। आज भी यूनो की स्थापना के बाद यूनेस्को, WHO, WTO ऐसी जो यूनो की संस्थाएं हैं, उनका भी हस्तक्षेप हमारे देश की शिक्षा में होता रहता है, और पाठ्यक्रमों के निर्माण में और इस प्रकार की अन्य व्यवस्थाओं में ये हस्तक्षेप अप्रत्यक्ष रूप से भी दिखाई देता है, कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता ये एक ऐसा विचार है जिसके चलते हम स्वतंत्र रहकर कुछ प्रयोग ही नहीं कर सकते। ये जो मानक प्रसिद्ध करते हैं कि इन मानकों से सबको नापा जाएगा। अभी यूनिवर्सिटीज के लिए एक्रेडिशन की व्यवस्था हुई है, माने मूल्यांकन होगा, उसके अंक मिलेंगे और अंक के आधार पर उसकी प्रतिष्ठा होगी तो उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, रिसर्च के प्रोजेक्ट ज्यादा मिलेंगे, सरकारी योजनाएं मिलेंगी। ऐसी सारी बातें, ये सरकार का हस्तक्षेप, नियंत्रण बढ़ता ही जा रहे हैं। और केवल सरकार का नहीं, यूरोप और अमेरिका के देशों का, उनकी यूनिवर्सिटीज का और यूनो जैसी अंतरराष्ट्रीय वैश्विक संस्थाओं का भी हस्तक्षेप और प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो स्वायत्त होने की बात तो दूर की है, हम अधिक 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 अधीन बनते जा रहे हैं और पराधीन ही बनते जा रहे हैं। अपनी सरकार के ही अधीन है ऐसा नहीं है, हम पश्चिम के विश्वविद्यालयों के भी अधीन है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के भी अधीन है। हाँ, ये हस्तक्षेप या ये अधिकार सीधा सीधा कोई एक विद्यालय पर नहीं आ जाता है, वो माध्यमों से आता है, माने समाज माध्यमों से भी आता है और शासकीय माध्यमों से भी आता है। NCERT, UGC, ये सारी जो सरकारी मान्यता देने वाली संस्थाएं हैं, वे भी सारी इसी व्यवस्था के अधीन हैं, वे स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ये, और फिर ये अंतरराष्ट्रीय मानक अमेरिका की कोई कंपनी प्रसिद्ध करती है और फिर वो कहती है कि विश्व के
प्रथम 200 विश्वविद्यालयों में भी भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो फिर भारत में भी आकांक्षा रहती है कि हम भी कहीं 190वें 195वें स्थान पर आ जाए। इसके लिए कुछ लोग प्रयासरत रहते हैं। कुछ लोग विदेशी माने यूरो अमेरिका के विद्वानों को अपने यहाँ निमंत्रित करते हैं। कई विदेशी विश्वविद्यालय अपनी शाखाएं भारत में खोलना शुरू करते हैं और समाज माध्यमों से बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाना, ये क्रेज जो है, ये आकांक्षा बढ़ाई जाती है। यहाँ उनके केंद्र खुलने के कारण से भारत में ही पढ़ो और विदेशी डिग्री प्राप्त करो और विदेश में नौकरी प्राप्त करो, ऐसा प्रचार भी किया जाता है। और हमारा जो सामान्य वर्ग है, माता पिता भी और छात्र भी इसके इसके शिकार हो ही जाते हैं और ऐसा सब अस्त व्यस्त चलता है। जो प्रारंभ में आचार्यों के ध्यान में नहीं आया ब्रिटिश इंडिया में कि हम सरकार के अधीन हो रहे हैं, इसके दूरगामी 100 वर्ष के बाद परिणाम क्या होंगे, ये उनके ध्यान में नहीं आया। तो धीरे धीरे आज भी ध्यान में नहीं आता है और शिक्षक वर्ग को लगता है कि हमारे लिए सुरक्षा ये अच्छी व्यवस्था है। और अगर अभी आज उनको कहा जाए कि स्वायत्त हो जाइए और केवल भारतीय ज्ञान को देने वाले ही विद्यालय विश्वविद्यालय चलाइए, आप ही बताइए वैसा करेंगे, तो अब उनका ज्ञान नहीं रहा। अब उनका अध्ययन भी विदेशी शास्त्रों का ही हो गया है। अभी समझो सरकार ऐसा कहती है कि भले ही हमारे अंतर्गत काम करो, हम तुम्हारे योगक्षेम की व्यवस्था करेंगे, परंतु तुम भारतीय ज्ञान देने की व्यवस्था करो, पाठ्यक्रम बनाओ, पुस्तकें बनाओ और शुरू करो। जैसा आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और इंडियन नॉलेज सिस्टम में सरकार की घोषणा है। तो अब लोग नहीं है ऐसा करने वाले, क्योंकि एक नियंत्रक वर्ग है, वो मान्यता ही नहीं देगा। और दूसरा जो शिक्षित वर्ग है, माने ज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसको मान्यता की पड़ी है, उसके पास भी अध्ययन करने की कोई दिशा नहीं है। और इस अध्ययन को नियंत्रित करने वाले कानून और व्यवस्था तो है ही, इसलिए लाख चाहे तो भी ये हो नहीं सकता है। ऐसे मोड पर, ऐसे एक पड़ाव पर हम आ गए हैं कि अब कोई कहे कि शिक्षा स्वायत्त हो जाए, ऐसा ही हम करेंगे, तो ये क्या है? स्वायत्तता क्या है? किसके अधीन रहेगा? किसकी जिम्मेदारी बनेगी? इसका कोई भी एक विचार डिफाइन किया हुआ नहीं है, डिफाइन करने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। ये आज की स्थिति है। अब इस स्थिति में जब हम कहते हैं कि शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए, तब हमारे लिए भी बहुत व्यापक और बहुत दूर का विचार करना होगा। जब ब्रिटिशों ने अपने अधीन शिक्षा ले ली और उसको आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, तो ये जो आर्थिक सुरक्षा है, उस मुद्दे को महत्वपूर्ण बना दिया जाता है और ज्ञान परतंत्र हो गया, ज्ञान ही भारतीय ज्ञान ही नष्ट हो जाएगा। ये बात दिखाई नहीं दी, ये बात दिखाई गई भी नहीं, आज भी ऐसा ही है। तो जो दिखता नहीं है उसके बारे में हम विचार भी कैसे करें, ऐसी स्थिति है। तो पूरा समाज भी, और कैसे करना ये किसी के ध्यान में नहीं आता है। तो उस समय ये 1835 के आसपास की बात है। तो 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में, तो आज लगभग 250 वर्ष हो गए, ये तंत्र ऐसे चल रहा है। 250 वर्ष के बाद क्या होगा वो उस समय दिखाई नहीं दिया, लेकिन हुआ जरूर।
इसी प्रकार से हमको भी समझना चाहिए कि आज हम स्वायत्तता के विचार पर यदि मंथन शुरू कर देते हैं, उसकी कार्य योजना भी बनाते हैं और कुछ प्रयोग भी शुरू करते हैं, तो उसका परिणाम आगे आने वाला है। हम तो 60 वर्ष की बात कर रहे हैं, 60 क्या 160 वर्ष में इसका पूर्ण प्रभाव दिखाई देगा। तो ये स्वायत्तता का सिद्धांत जो है, उसको तत्व के रूप में, सिद्धांत के रूप में और व्यवहार के रूप में और व्यवस्था के रूप में हमें बहुत विस्तार से और बहुत ही उसके समग्रता में हमें विचार करने की आवश्यकता है। वो फिर केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, समाज जीवन की सभी व्यवस्थाओं को वह लागू है, इसलिए वहां तक विस्तरित होगा। जो शोध अनुसंधान का काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये सारे विषय बनते हैं। अभी यही रुकते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। प्रणाम ताई। नमस्ते ताई। प्रणाम ताई। सबको नमस्ते। सबको नमस्कार।